नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना मामलों में एक बार फिर से कमी देखी गई है। 5 दिनों के बाद 30,000 से कोरोना मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि मंगलवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़ा जारी किया गया। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 26,115 नए कोरोना केस और 252 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 34,469 लोग कोरोना से ठीक भी हो गए हैं, यानी कि 8,606 एक्टिव केस कम हो गए हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,35,04,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,45,385 लोगों की मौत भी हो गई है। अच्छी बात यह है कि अब तक 3,27,49,000 लोग ठीक हो गए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4 लाख से कम है। कुल 3,09,575 लोग अभी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज अभी भी जारी है। बता दें कि देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.33% है, जबकि रिकवरी की रेट की अगर बात की जाए तो 57.72% है। एक्टिव केस 0.95% है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत 8वें स्थान पर है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है। ऑपरेशन पूरा होने के बाद अब पार्टी शासित दूसरे राज्यों में हलचल तेज हो गई है। इस बीच बीते शुक्रवार यानी 17 सितंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ मैराथन बैठक की। आपको ये भी बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच राजस्थान की स्थिति के साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के लक्ष्य पर भी चर्चा हुई है। संयोग यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा देने से ठीक एक दिन पहले ये बैठक हुई। इस बैठक में अगर बात की जाए इस साल की, तो राहुल गांधी और सचिन पायलट की इस तरह की बैठक ये पहली बैठक थी। पायलट जुलाई 2020 तक राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री थे। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बागी रवैया अपनाने के बाद उनसे ये दोनों ही पद वापस ले लिए गए थे। पार्टी के एक सूत्र के मुताबिक राहुल और सचिव की बैठक के दौरान राजस्थान में पायलट की बहाली को लेकर गंभीर रूप से चर्चा की गई। हालांकि पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर यह कह दिया कि राजस्थान में फिलहाल किसी बड़े फेरबदल की उम्मीद नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का पूरा ध्यान फिलहाल उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव पर है। इन सभी राज्यों में 2022 के शुरुआती 6 महीनों में चुनाव होने हैं। कांग्रेस के एक अन्य वरिष्ठ नेता ने बताया कि राहुल गांधी की योजनाओं का ये 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही राज्य में फेरबदल किए जाएं। अगर कोई बदलाव होता है तो पायलट की राजस्थान सरकार में वापसी होती है, तो इसे अगले आम चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ही ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस सीधे तौर पर बीजेपी को टक्कर दे रही है। केंद्र सरकार पिछले कुछ समय से कारों में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स को लेकर कई ठोस कदम उठा रही है। एक्सीडेंट को कम करने के लिए साथ साथ मौत के आंकड़ों पर लगाम लगाने के लिए कारों में दिए जाने वाले सेफ्टी फीचर्स बहुत जरूरी है। वहीं इसे लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक और बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि छोटी कारों में भी बेहतर सेफ्टी फीचर दिए जाने चाहिए। नितिन गडकरी ने कहा कि छोटी कारें जिन्हें ज्यादातर मिडिल क्लास के लोग खरीद सकते हैं, उनमें भी ज्यादा एयर बैग होने चाहिए। उन्होंने कहा कि हैरान हूं कि वाहन निर्माता कंपनियां केवल अमीर लोगों द्वारा खरीदी जाने वाली बड़ी और महंगी कारों में ही ये 8 एयर बैग क्यों देती है। गडकरी ने छोटी और सस्ती कारों में भी ज्यादा एयर बैग देने की भी बात कही है।
इससे एक्सीडेंट में होने वाली मौतों के आंकड़ों को कम किया जा सकेगा। गडकरी ने यह भी कहा है कि जब ऑटो इंडस्ट्रीज पर इसको लेकर परेशान है कि ज्यादा टैक्स, उत्सर्जन मानक और सख्त सुरक्षा नियमों के चलते गाड़ियों के दाम बढ़ गए हैं। गडकरी ने कहा कि ज्यादा मिडिल क्लास के लोग छोटी और सस्ती कारें खरीदते हैं और अगर उनकी कार में एयरबैग नहीं होंगे जब वो एक्सीडेंट होते हैं तो इसमें ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए मैं सभी कार निर्माताओं से कारों के सभी वेरिएंट में काम कर रहे 6 एयरबैग देने की अपील करता हूं। इससे पहले केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे दिल्ली और जयपुर के बीच जल्द बनाने का प्रयास जारी है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के कारण लंबे समय तक बंद रही प्राइमरी स्कूलों को आज से खोल दिया गया है। महीनों तक बंद रहने के बाद पहली से 5वीं कक्षाओं के लिए आज से स्कूल खोले गए हैं। स्कूलों को खोलने के लिए तैयारियां की गई हैं। स्कूली शिक्षा विभाग ने स्कूल संचालकों को कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने को भी कहा है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक दिन में सिर्फ 3 घंटे के लिए कक्षाएं लगेंगी। बच्चों को स्कूल में खाने पीने की चीजें लाने की अनुमति नहीं होगी। आदेश के मुताबिक ये भी है कि कक्षाओं के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास का विकल्प भी उपलब्ध होगा। स्कूल प्रशासन को कक्षाओं, कार्यालयों, पुस्तकालयों, शौचालयों समेत पूरे परिसर की उपयुक्त साफ सफाई सुनिश्चित करना होगा। सभी के लिए मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को भी कहा गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए बच्चों की, तो बच्चों को स्कूल भोजन लाने की अनुमति नहीं है, अभिभावकों पर निर्भर रहेगा। अभिभावकों की परमिशन के बाद ही बच्चों को स्कूल में आने की अनुमति दी जाएगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। बता दें कि इससे पहले उत्तराखंड में कक्षा 6 के 12 तक के सभी स्कूल खुल चुके हैं। प्राइमरी स्कूल खोलने के संबंध में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है। सीएम की अनुमति के बाद 21 सितंबर से स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया था। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को ईडी ने आज कोयला तस्करी मामले में दिल्ली से तलब कर लिया है। अभिषेक को सुबह 10:30 बजे जामनगर हाउस स्थित ईडी के ऑफिस बुलाया गया है। टीएमसी नेता को जांच एजेंसी की ओर से यह तीसरा समन भेजा गया है, जिनमें इस महीने की शुरुआत में ईडी के अधिकारियों ने 8 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। अभिषेक के आज पेश होने की संभावना नहीं है। वहीं अभिषेक बनर्जी द्वारा जांच एजेंसी ईडी के अधिकारियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस में दायर एफआईआर में मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। ईडी ने पश्चिम बंगाल पुलिस के द्वारा जारी 2 अलग अलग नोटिस को दिल्ली हाईकोर्ट में ये कहते हुए चुनौती दी है कि क्योंकि जांच एजेंसी ईडी कोयला घोटाले की जांच कर रही है और अभिषेक बनर्जी इस मामले में पूछताछ कर रही है, लिहाजा पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा जारी किए गए नोटिस जांच को प्रभावित करने की कोशिश है। ईडी ने पहले दावा किया था कि घटना इस अवैध व्यापार से प्राप्त धन का लाभार्थी था। ईडी के सूत्रों के मुताबिक जांचकर्ताओं ने इस सिलसिले में 1 से ज्यादा लोगों से बात कर जानकारी जुटाई है और उनके बयान दर्ज किए हैं। इन पूछताछों में घटक का नाम कई मौकों पर सामने आया है। ईडी के अलावा सीबीआई कोयला घोटाले की भी जांच कर रही है। पड़ोसी देशों को कोरोना वैक्सीन के निर्यात को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम में शुरुआत जल्द ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन मैत्री को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर-दिसंबर में अतिरिक्त टीकों का निर्यात किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की जरूरतों को पूरा करने के बाद भारत वैक्सीन पहल में अपना योगदान देगा। इस दौरान उन्होंने देश में जारी टीकाकरण को लेकर भी ये कहा कि अब तक यहाँ 81 करोड़
अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि अंतिम 10 करोड़ खुराक महज 11 दिनों में दी गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सितंबर में भारत सरकार को भारतीय कंपनियों की ओर से 26 करोड़ वैक्सीन के डोज मिले हैं। वैक्सीनेशन का काम भी लगातार जारी है। मंत्री ने कहा कि अगले महीने अक्टूबर में कंपनियों की ओर से सरकार को 30 करोड़ से अधिक डोज मिल सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अक्टूबर के बाद कंपनियों की ओर से और अधिक वैक्सीन सरकार को दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना रोधी टीके की अब तक 69.58 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। मंत्रालय की ओर से जानकारी में यह भी कहा गया है कि राज्यों के लिए 15 लाख और खुराकों की आपूर्ति की प्रक्रिया जारी है। टीकों की उपलब्धता को लेकर बताया गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास इस्तेमाल के लिए टीके की 5.43 करोड़ खुराकें बची हुई हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा अश्लील फिल्मों से जुड़े मामले में 2 महीने पहले गिरफ्तार हुए थे, जिसके बाद शिल्पा को कई तरह की परेशानियों का और सामना करना पड़ा था। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का भी उन्हें सामना करना पड़ा था। बता दें कि अब शिल्पा और राज के लिए एक अच्छी खबर है। बताया जा रहा है कि सोमवार को एक मजिस्ट्रेट अदालत ने राज को जमानत दे दी है। अदालत ने कुंद्रा के सहयोगी रेयान चोपड़ा को भी जमानत दे दी है। बता दें कि चोपड़ा को भी जुलाई में कुंद्रा के साथ गिरफ्तार किया गया था। वहीं सोमवार को राज कुंद्रा को मिली जमानत के बाद भी शिल्पा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें लिखा हुआ है कि इंद्रधनुष ये साबित करने के लिए मौजूद है कि एक बुरे तूफान के बाद भी खूबसूरत चीजें हो सकती हैं। राज कुंद्रा ने अदालत के समक्ष जमानत याचिका दाखिल करते हुए दावा किया था कि इस मामले में मुंबई पुलिस की अपराध शाखा द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र में उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। उन्होंने याचिका में दावा किया था कि उनके कथित संदिग्ध अश्लील सामग्री के निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल होने का कोई सबूत नहीं है और उन्हें इस मामले में बलि का बकरा बनाया जा रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति कुंद्रा को 19 जुलाई को भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की भी कई धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था।